लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने में सिर्फ एक दिन का समय रह गया है। 43 दिन लंबा जो इंतजार था, यानी कि वो नेता जो इस चुनाव में कंटेस्ट कर रहे थे, वो जिनकी पार्टियां इस चुनाव में लड़ रही थी, जिन्होंने जो है पूरा दारोमदार अपने ऊपर संभाल रखा था, साथ ही साथ वो समर्थक, उनके लिए भी कल का दिन अहम है। उससे पहले 1 तारीख को जब फाइनल वोटिंग हुई, उसके बाद से जो एग्जिट पोल आने शुरू हुए, उन एग्जिट पोल में सबसे बड़ी जो बात आई निकलकर वो ये सामने आई कि लगभग सभी एग्जिट पोल ने एक साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए उन्होंने जो नतीजे पेश किए वो दिख रहे हैं। अब ये नतीजे कितने वाजिब रहेंगे ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी छुपा हुआ है, एक बहुत बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्या है वो बड़ी बात, इस पे बात करेंगे आज के इस डिस्कशन में। हमारे साथ रहेंगे प्रशांत शुक्ला जी, जो हमारे सहयोगी हैं और इस पूरे इलेक्शन के दौरान उन्होंने पूरे यानी कि उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक और बंगाल से लेकर जो है दक्षिण भारत तक, इन्होंने हर एक लोकसभा सीट के साथ साथ हर एक राज्य पे अपनी नजर बनाई हुई थी। तो सीधे जुड़ते हैं प्रशांत जी के साथ। प्रशांत जी, जो भी एग्जिट पोल के नतीजे 1 तारीख के शाम को जब वोटिंग संपन्न हुई, उसके बाद से जब एग्जिट पोल आने शुरू हुए, तो जो लगातार इलेक्शन के दौरान विपक्ष की तरफ से, खासतौर से इंडिया गठबंधन की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे, फिलहाल एग्जिट पोल में तो वो दावे धराशायी होते हुए दिख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कई बड़ी बातें हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो काउ बेल्ट की पार्टी कही जाती थी, यानी कि हिंदी भाषी क्षेत्रों की पार्टी कही जाती थी, इस एग्जिट पोल ने यह दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर लगभग हर एक स्टेट में, जहां भारतीय जनता पार्टी को माना जा रहा था कि यहां खाता भी अभी तक नहीं खुला और इस बार भी कोई चांसेस नहीं थे, लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ रहा था। इसके लिए क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसने उस तरीके से काम किया या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, वोट शेयर की जब बात करते हैं तो आपको वर्टिकली 2 हिस्सों में आपको हिंदुस्तान को देखना पड़ेगा, खासतौर पर इलेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक साउथ का इलाका देखना पड़ेगा, वो 131, 129, 131 अलग अलग एनालिस्ट अलग अलग सीटों की बात करते हैं। मैं 130 मान के चल रहा हूं। वो 130 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से चुनौती रही हैं दक्षिण भारत की। अच्छा, साउथ की जो तमाम सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अपना पीक पा लिया था। उत्तर प्रदेश की बात करें तो थोड़ा सा डाउन था, लेकिन राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें, सिर्फ छिंदवाड़ा सीट बची थी। राजस्थान की बात करें तो 25 की 25 सीटें एक उनका सहयोगी दल जीता था, हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने। तो हिंदी भाषी कई ऐसे, बिहार की बात करें तो 40 में से 38 सीटें थी। तो इस तरीके से कुछ ऐसे स्टेट जहां पर उसने पीक पा लिया था। तो बीजेपी को यह लगता था, यह पता था बीजेपी को कि इन स्टेट में हम सीटें तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम इसमें अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए मशक्कत कर सकते हैं। लेकिन रिजल्ट तो सीटों में दिखना है, वोट शेयर का क्या करेगा कोई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब याद कीजिए आप, जब नई संसद का उद्घाटन हुआ पिछले साल, तो एक बहुत तरीके से आप यूं समझिए कि एक बहुत लंबा विवाद चला उस चीज को लेकर के, राजदंड सेंगोल को लेकर के। सेंगोल से वो बात शुरू हुई, इलेक्टोरली मैं उसको वहां से जोड़ता हूं, वैसे तो उससे पहले से भी चली आ रही है। चाहे आप काशी तमिल संगमम की बात करें, 14 से लेकर के लगातार अभी तक हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस तरफ एक कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो दक्षिण के हिस्से में अपनी पैठ बनाएं। और इसी का एक बड़ा नतीजा है आंध्र प्रदेश में। आप देखिए, टीडीपी के साथ पवन कल्याण की पार्टी है जनसेना, उसके साथ वो गठबंधन में रहते हैं। आंध्र प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव भी है, लेकिन विधानसभा चुनाव के जो एग्जिट पोल है वो वाईएसआरसीपी के पाले में जाते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो पहला टारगेट था प्रधानमंत्री मोदी का और बीजेपी का, वो साउथ में अपनी जगह पक्की करने का था। ठीक है, उनकी 1-2 सीटें जो भी आ जाए वो अच्छी बात है, केरल से आ जाए, तमिलनाडु से आ जाए, क्योंकि ये सबसे 2 टफ स्टेट, सबसे ज्यादा टफ स्टेट रहे बीजेपी के लिए। और अभी भी के बाद भी दरवाजे नहीं खुल रहे। लेकिन इस बार के एग्जिट पोल में मतलब कई सारे तो ऐसे एग्जिट पोल हैं जिसमें 1 से लेकर के 4 तक सीटें बता दी गई केरल में, 5-6 तक सीटें बता दी गई तमिलनाडु में। तो अगर ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी छू लेती है तो आप ये समझिए कि ये 24 ही नहीं, आप अगले चुनाव का देखिए कि बीजेपी की क्या तैयारी है। जब पूरा इंडिया अलायंस के सारे दल
24 के लिए मशक्कत कर रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे के चुनाव की नींव डाल वो 47 की बात कर रहे हैं, वो 47 की बात करो, शायद इसीलिए वो 47 की बात कर रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी बहुत दूर की सोचती है। तो इस तरीके की बहुत सारी ऐसी, चाहे आप तेलंगाना में देख लीजिए, तेलंगाना और ओडिशा की बात कर लीजिए आप अगर, तो ओडिशा में भी बीजेपी का बताया जा रहा है, एग्जिट पोल की अगर माने तो वहां पर पिछली बार की तुलना में 2 गुनी सीटें बीजेपी ला सकती है। 8 सीटें थी, कहा जा रहा है कि वहां पर 21 में से 16 सीटें बीजेपी जीत सकती है। तेलंगाना में कमोबेश यही स्थिति, 4 सीटें पिछली बार थी, इस बार कहा जा रहा है 8 सीटें वो लेकर के आज। और सबसे बड़ा जो गेन है भारतीय जनता पार्टी का, वो बंगाल में देखने को मिल रहा है। मतलब कोई भी एग्जिट पोल ये बता ही नहीं रहा है कि बीजेपी की किसी भी तरीके से 21 से कम सीटें आ रही हैं जी। कम से कम 21 से लेकर के वो रेंज बना रहे हैं। 21 से 31 तक की रेंज है एग्जिट पोल्स में। सारे जो भी 12-13 एग्जिट पोल्स आए, उसमें बहुत लंबी रेंज है। बड़ा सरप्राइजिंग है यूपी को लेकर के। यूपी जिस तरीके से राम मंदिर की बात हुई, उद्घाटन हुआ और बहुत लंबा चौड़ा एक कैंपेन बना, आम जनमानस से जोड़ दिया गया, करोड़ों लोगों से सीधा मंदिर मंदिर भजन गाए गए, उसका असर जितना होना चाहिए था एग्जिट पोल में वो नजर नहीं आया। यह बड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है, और वहां पर अगर बीजेपी 75 या इस तरीके से कम सीटें लेकर के आती है और राम मंदिर के बावजूद, तो चूंकि वो कह रही है ऑलरेडी 80 आउट ऑफ 80 की बात कर रही है, और 90s के दौर से आप देखिए राम मंदिर उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहा। और योगी आदित्यनाथ और मोदी के आप भाषणों का भी एनालिसिस जब आप करोगे 2024 के चुनाव का, तो वो बात कर रहे हैं, जगह जगह बात कर रहे हैं, पहले अयोध्या, फिर काशी, और उसके बाद मथुरा की बात कर रहे हैं। उसके बावजूद, मतलब इतना पुश करने के बावजूद, वो जो हिंदू वोट का पोलराइजेशन है वो एग्जिट पोल में उस तरीके का नहीं दिख रहा। हालांकि एग्जैक्ट पोल क्या होंगे ये कल पता चलेगा। अच्छा, एक बड़ी चीज, बंगाल की आपने बात की। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहां पे, मतलब एक समय ऐसा था कि केवल 2 चुनाव पहले हम चले जाएं तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल में चौथे नंबर की पार्टी होती थी। सबसे पहले टीएमसी आती थी, फिर कम्युनिस्ट पार्टी आती थी, फिर कांग्रेस आती थी, फिर भारतीय जनता पार्टी आती थी। लेकिन इन दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने, इन पिछले जो 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहां मेहनत की है, साम दाम दंड भेद सारी चीजें अपनाई गई। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस 2024 के चुनाव में, चूंकि संदेश खाली का भी एक मामला था, उसको जो है प्रधानमंत्री ने सीधे नारी अस्मिता से जोड़ दिया, उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया, कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वैसे जैसे टीएमसी ने सिंगूर को बनाया था वैसे ही जो है इसको लेकर ये आगे बढ़ेंगे। तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल में कौन सा ऐसा फैक्टर रहा जिससे हर एक एग्जिट पोल में ये गेन करती हुई दिख रही है? और ममता बनर्जी, पिछले जो लास्ट फेज का चुनाव था उसके पहले ममता बनर्जी थोड़ी ज्यादा आक्रामक दिख रही थी भारतीय जनता पार्टी पे। क्या वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से बंगाल को सेट कर लिया? देखिए, पिछले 3 चुनाव का आप अगर एनालिसिस करेंगे बंगाल का, तो टीएमसी देखिए वो स्टेट में भी है, पार में है वो, और बंगाल लोकसभा की बात करें तो 42 सीटें हैं अभी वर्तमान में, 22 सीटें टीएमसी के पास हैं और 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। सवाल ये है कि बंगाल को लेकर के जो आपने सवाल किया कि बंगाल में ऐसा क्या चेंज कर दिया, बीजेपी ने कोई ऐसा चेंज नहीं किया है। मैं मतलब आपको क्लियरली ये बात बताना चाह रहा हूं, बीजेपी अपनी, देखिए बीजेपी का हमेशा से एक अपना एजेंडा रहा है, वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती रही है। सिर्फ बीजेपी ने बंगाल के भीतर उसी को धार दिया है, क्योंकि बंगाल का जो हिंदू मुस्लिम रेशियो है, जो फैक्टर है, वो भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है कि वो उसकी काइंड ऑफ जो पॉलिटिक्स है बीजेपी की, उसके लिए बंगाल सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन दे सकता है। और शायद उसने वहां पर उसी एक एंगल पे काम किया और ग्रासरूट लेवल पर जाकर के काम किया। उसने अपने कैडर को ग्रूम किया, उसने आरएसएस के कैडर की बैकिंग की गई आरएसएस के कैडर की तरफ से, और उसका नतीजा आपको पिछले वाले लोकसभा चुनाव में देखना पड़ा। हालांकि जो विधानसभा का चुनाव है वो जरूर सरप्राइजिंगली टीएमसी की तरफ रहा, लेकिन तमाम सारी पार्टियां ये कहती रहीं कि इस बार बीजेपी वहां सरकार बना रही, लेकिन वो 100 के भीतर ही अटक गई। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के मुद्दे अलग होते हैं और नेशनल इश्यूज अलग होते हैं। इस बार आप देखिए कि बंगाल को लेकर के जितने भी एग्जिट पोल हैं, सारे कोई एग्जिट पोल ये नहीं कह रहा है कि बीजेपी की जो सीटें हैं वो 20 से कम आ रही हैं, 20 से या 21 से कम आ रही, कोई नहीं कह रहा है। तो आप ये देखिए, और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से
एक वक्त में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम का मुद्दा उठा करके कम्युनिस्टों को हराया। कम्युनिस्टों का जो 20 साल का शासन था उससे उन्होंने पंगा लिया और वो नंदीग्राम का मुद्दा उठा करके सत्ता पर काबिज हुई। कमोबेश वो मुद्दा इस बार भारतीय जनता पार्टी ने संदेश खाली के रूप में बना लिया। आप देखिए कि जो शुरुआती चुनाव प्रचार जब ऐलान हुआ चुनाव की तारीखों का, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग इलाकों में गए और संदेश खाली का जिक्र किया, उनको ना सिर्फ जिक्र किया बल्कि एक महिला को उन्होंने टिकट भी दिया। वो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान पर, कमल के फूल पर वो चुनाव लड़ रही हैं, इस बार मैदान में थी। तो आप देखिए संदेश खाली को ना सिर्फ बीजेपी ने पॉलिटिसाइज किया है बल्कि उसने एक मैसेज देने की कोशिश की। देखिए हम सिर्फ पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए महिला अस्मिता सिर्फ राजनीति का हिस्सा नहीं है, हमारे लिए महिला अस्मिता एक ऐसा मुद्दा भी है जो वाकई में महिलाओं को जमीन पर ले जाकर के उनको राजनीति में या अलग अलग जगहों पर रिप्रेजेंटेशन भी दे रही है। चाहे वो आप 33% आरक्षण महिला वाला आप देख लीजिए जिस तरीके से बीजेपी ने ऐलान किया। इसके अलावा इस बार के जो टिकट्स हैं बीजेपी के महिलाओं को कई मायनों में वो भी बड़ा मायने रखते हैं, क्योंकि इस बार भी बीजेपी ने अपनी नंबर ऑफ जो टिकट्स हैं वो महिलाओं को बढ़ा दिए ओवरऑल। तो एक महिला जो वोटर वर्ग है उसको जो कैटर किया बीजेपी ने वो बहुत खूबसूरती से टैकल किया, और उस पे बंगाल की जो सियासत है, जो राजनीति है, वो कहीं ना कहीं बीइंग अ विमेन चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को उसने मुश्किल में डाला बीजेपी ने। तो बिल्कुल जो महिला वोट बैंक है यानी कि वुमेन्स वोट बैंक के सहारे ही एक महिला मुख्यमंत्री को बीजेपी ने, जो जैसा कि एग्जिट पोल्स में दिख रहा है, उनको मुश्किलों में डाल दिया है। अब ये एग्जिट पोल कितने ज्यादा एग्जैक्ट होंगे यानी कि ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे नहीं बदलेंगे ये कल पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल के हिसाब से अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में वोट गेन करती हुई नजर आ रही है। वो स्टेट जहां पे भारतीय जनता पार्टी का कभी खाता नहीं खुल सकता था, लोग सोच नहीं सकते थे, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने काम किया, पीएम मोदी ने खुद कमान संभाली और वो उसका असर एग्जिट पोल में दिख रहा है। हालांकि कल नतीजे जब आएंगे, जब 8 बजे सुबह काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद क्या माहौल होता है, किसको कितनी सीटें मिलती है, फाइनल आंकड़ा तो तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल में बीजेपी मजबूत होती हुई दिखती है। आपको ये डिस्कशन कैसा लगा ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।